कहते हैं सरहदें सिर्फ जमीन की लकीर नहीं होती, ये उन जज्बातों की पहचान होती है जहां हर सिपाही अपनी सांसों से पहले वतन का नाम लेता है। ये कहानी उन जवानों की है जिनकी रातें गोलियों की आवाज से कटती है और सुबह सूरज से नहीं, देश की आन बान शान से होती है। और जब दुश्मन सरहद के उस पार नफरत और बारूद लेकर खड़ा हो, तब यहाँ खड़े होते हैं हिम्मत, कुर्बानी और तिरंगे के सच्चे रखवाले। बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उस हर सिपाही को सलाम है जो इतिहास नहीं बनना चाहते हैं, बस देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो आइए इस जंग, जज्बे और शहादत की कहानी को पूरा समझते हैं। तो मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो कहानी की शुरुआत होती है 1971 से, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदें तो बनी थी, लेकिन असल जंग सरहद से कहीं ज्यादा गहरी थी। उस वक्त पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपनी भाषा, अपने हक और अपनी पहचान के लिए लड़ रहे थे, लेकिन वहां की आवाज को बंदूकों से दबाया जा रहा था। तब पाकिस्तानी सेना ने अपने ही लोगों पर जुल्म शुरू कर दिया, गांव जला दिए, औरतों पर अत्याचार हुए और लाखों लोग जान बचाकर भारत की सीमा में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। तब भारत के लिए ये सिर्फ पड़ोसी देश का मामला नहीं था, ये इंसानियत का सवाल बन चुका था। एक तरफ लाखों शरणार्थियों का बोझ, दूसरी तरफ सीमा पर बढ़ता खतरा, और पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि भारत बांग्लादेश की मदद करे। इसी वजह से पाकिस्तान ने कई बार भारत पर हमले किए। तो कहानी के केंद्र में है लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर, जो कि जाबाज फौजी के साथ साथ एक मार्गदर्शक भी है। हाल ही में फतेह सिंह को ये बात मालूम चली है कि पाकिस्तान के बहुत सारे सोल्जर जो है वो इंडिया में घुस चुके हैं और हमारे कैंप पर नजर रख रहे हैं। लेकिन ये बात फतेह सिंह को मालूम चल जाती है, तो फतेह सिंह अपनी एक पूरी टुकड़ी को लेकर उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं और उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारते हैं और उन्हें खदेड़ते हुए पाकिस्तान बॉर्डर के पास ले जाते हैं। वहां वो लोगों से कहते भी हैं कि हमारे सीमा में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, वरना पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ लाशें बचेंगी। जिसके बाद हम देखते हैं मेजर होशियार सिंह दहिया को, जो कि अपनी पूरी टीम के साथ पानी लेने के लिए गए थे, लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचे तो वहां पाकिस्तानी सोल्जर भी आ गए और जब उन दोनों का आमना सामना हुआ तो दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर गन तान दी। लेकिन होशियार सिंह यहाँ पर डरे नहीं, बल्कि वो उनसे कहता है कि इस नदी से कुछ दूरी पर ही हमारे बहुत सारे सोल्जर्स हैं और अगर तुम हमें गोली मारकर यहाँ से भागोगे तो वो लोग तुम्हारे पिछवाड़े पर इतनी गोलियां मारेंगे कि तुम खुद को ही नहीं पहचान पाओगे। होशियार सिंह की ये सारी बातें सुनने के बाद पाकिस्तानी सोल्जर्स पूरी तरह से डर जाते हैं और अब नदी को पार करते हुए होशियार सिंह उनके पास जाता है और उन्हीं में से एक सोल्जर से वो पूछता है कि आखिरकार तुम्हें कितने दिन हुए हैं आर्मी में आए हुए। तो वो बताता है 3 महीने। ये सुनकर होशियार सिंह कहता है कि तुम्हें नहीं सिखाया गया कि जब सामने कोई मेजर खड़ा हो तो सैल्यूट करना चाहिए। तब वो सारे सोल्जर जो है वो यहाँ पर होशियार सिंह को सैल्यूट करते हैं और यहाँ से फौरन ही चले जाते हैं। यहाँ में मालूम चलता है कि नदी के कुछ दूरी पर होशियार सिंह के कोई भी सोल्जर्स मौजूद नहीं थे, बल्कि होशियार सिंह ने उन्हें बेवकूफ बनाया था। जिसके बाद हम देखते हैं निर्मलजीत सिखों को, जो कि एक जाबाज ऑफिसर है और वो अपने बड़े ऑफिसर से कह रहा था कि एक दिन जब उसे मौका मिलेगा दुश्मनों से लड़ने के लिए तो वो अकेला ही बहुत सारे दुश्मनों को मार गिराएगा। और सिखो जो है वो नेक दिल इंसान है और जब बात देश पर आएगी तो वो जान देने के लिए एक बार भी नहीं सोचेगा। जिसके बाद हम नेवी कमांडर MS रावत को देख पाते हैं। रावत जो है वो बहुत ही सूझबूझ वाला बंदा है,
जो उसे सारी चीजें सिखाई गई है वो उन सारी चीजों को फॉलो करता है। इसी जहाज पर बहुत सारे ऑफिसर्स थे जो कि सोनार पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन एमएस रावत को सोनार पर पूरा भरोसा है। आगे हम देखते हैं कि जब होशियार सिंह अकेला चुपचाप बैठा हुआ था कि तभी उसे अपने ट्रेनिंग के दिन याद आ जाते हैं। तो अब कहानी जो है वो 1961 के नेशनल वॉर अकेडमी में शिफ्ट होती है, जहां हम देख पाते हैं 3 जिगरी दोस्तों को, मतलब कि होशियार सिंह, सिखो और एमएस रावत की। जब शुरुआत में ये लोग मिले थे तो ये अच्छे दोस्त नहीं बन पाए थे, बल्कि इनके बीच में कंपटीशन चलता था। और तो और कौन किसको सैल्यूट करेगा, इसी बात पर इनकी बहस चलती रहती थी और हमेशा कंपटीशन करते रहते थे। इसी वजह से कंपटीशन तो वैसे होशियार सिंह के और सिखों कई बार पनिशमेंट, लेकिन इनके बीच में रावत भी पिस जाता था। इसी वजह से उसे भी पनिशमेंट मिलती थी और हमेशा वो उनके बीच में पिसा करता था। ट्रेनिंग के दिनों में ऐसा बहुत बार हुआ था, दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह ट्रीट करते थे। ये बात फतेह सिंह को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि हमने तीनों सेना के जवानों को यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए इसलिए भेजा है ताकि उनके बीच में तालमेल बैठ सके, लेकिन ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। इसी वजह से उन्हें हमेशा पनिशमेंट मिला करती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फतेह सिंह का एक बेटा है जिसका नाम अंगद सिंह है और वो भी आर्मी में जाना चाहता है, लेकिन फतेह सिंह की पत्नी मतलब कि अंगद की माँ इसके सख्त खिलाफ है। वो नहीं चाहती है कि अंगद जो है वो आर्मी में जाए, लेकिन अंगद कहता है कि वो भी देश की रक्षा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है पिताजी की तरह। पिताजी की बहादुरी के किस्से हर जगह फैले हैं और वो भी चाहता है कि वो देश की सेवा करे और ऐसा ही कुछ काम करे कि उसके पिताजी को प्राउड फील हो। तब अंगद ने माँ की बात नहीं मानी और आर्मी के लिए ट्राई करने लगा। दूसरी तरफ एकेडमी में सिखों और यहाँ होशियार सिंह के बीच में अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था कि तभी एक दिन सभी के घर वालों की तरफ से चिट्ठी आती है, लेकिन सिखो नोटिस करता है कि सबके घर से चिट्ठी आती है, सबके घर से कोई ना कोई मिलने के लिए आता है, लेकिन होशियार सिंह के घर से ना तो कोई मिलने आता है और ना ही उसके लिए कोई चिट्ठी आती है। एक दो बार चलता है लेकिन उसके लिए कभी भी कोई चिट्ठी नहीं आती है। तब रावत यहाँ सिखों को बताता है कि उसके घर में कोई भी नहीं है कि जो उसे चिट्ठी भेज सके। उसके पिता भी आर्मी में थे जो कि देश के लिए शहीद हो गए थे। ये सारी चीजें पता होने के बाद सिखों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे बहुत बुरा लगा कि वो एक ऐसे इंसान के साथ कंपटीशन कर रहा है जिसकी लाइफ में कोई भी नहीं है। और अब सिखों के लिए जो राखी आई थी, सिखों की बहन ने जो राखी भेजी थी, वो उस राखी को होशियार सिंह को दे देता है और कहता है कि अब हमेशा तेरे लिए एक राखी आएगी जो कि मेरी बहन तुझे भेजा करेगी। लेकिन होशियार सिंह कहता है कि राखी भेजने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक ये भाई जिंदा है वो हर बार राखी पर अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए जाता रहेगा। तो इस तरह से वो लोग जिगरी दोस्त बन चुके थे। और ऐसा नहीं है कि होशियार सिंह की लाइफ में कोई भी नहीं है। एक लड़की है जिसे अक्सर होशियार सिंह चिट्ठी भेजा करता है। इस बार की चिट्ठी में उसने उसे एक शायरी लिखकर भेजी है जो कि मरने वाली बात कह रही थी। जब ये बात लड़की के घर वालों को मालूम चली तो लड़की के पिताजी जो है वो यहाँ होशियार सिंह से मिलने के लिए पहुँच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें तो लगा था कि तुम गुजर गए हो, चिट्ठी में तो कुछ ऐसा ही लिखा है। तब होशियार सिंह बताता है कि ये बस एक चिट्ठी है और उसने बस शायरी कही है। तब लड़की के घर वाले कहते हैं कि बहुत साल हो चुके हैं, अब तो लड़की को अपने साथ लेकर जाओ। ये सुनने के बाद यहाँ सिखो और रावत हैरान थे कि आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो यहाँ पर होशियार सिंह बताता है कि दरअसल में मेरे साथ कुछ अजीब चीजें हुई हैं। वो दादी के साथ एक गांव घूमने के लिए गया था। दादी ने कहा है कि लड्डू खाने के लिए चल रहे हैं, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये लड्डू उसी के शादी के थे, जबकि होशियार सिंह सिर्फ और सिर्फ 7 साल का था। और अब इसी वजह से होशियार सिंह को उस लड़की को लेकर अपने घर आना है, क्योंकि होशियार सिंह की शादी तो 7 साल की उम्र में ही हो चुकी थी।
और अब होशियार सिंह गांव पहुंचता है, जहां गांव पहुंचने के बाद वो उस लड़की को लेकर अपने घर आ जाता है। होशियार सिंह ने उस लड़की को कभी भी नहीं देखा था। आज होशियार सिंह ने उसे पहली बार देखा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। और घर आते ही धनवंतरी जो है वो यहाँ पर होशियार सिंह के माता पिता के बारे में पूछती है। तो यहाँ होशियार सिंह बताता है कि उसकी लाइफ में तो कोई भी नहीं है, वो अकेला है। उसके पिता आर्मी में थे। धर्ममंत्री से कहा गया था कि जब वो अपने ससुराल जाएगी तो वहां जाकर अपने सास ससुर के सबसे पहले पैर पड़ना और उनका आशीर्वाद लेना। लेकिन अब जब यहाँ पर कोई नहीं है तो धनवंतरी होशियार सिंह के पिता की आर्मी की वर्दी के पैर छूती है और उन्हीं से आशीर्वाद लेती है। ये देखकर होशियार सिंह को बहुत अच्छा लगा। अब इसी तरह से दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और जब भी होशियार सिंह को छुट्टी मिलती तो वो तुरंत ही घर भागा भागा चला आता। और अब कुछ ही दिनों के बाद उन्हें खुशखबरी मिलती है, मतलब कि घर में तीसरा मेहमान जो आने वाला है। अब आगे हम देखते हैं कि जब रावत और होशियार सिंह जब सिखों के घर पर जाते हैं सिखों की बहन से राखी बंधवाने के लिए, तब सिखों के घर वालों के द्वारा यह रावत और होशियार सिंह को मालूम चलता है कि एक लड़की है जो कि सिखों को पसंद करती है। उन्होंने फोटो भी भेजी है, लेकिन सिखों जो है वो उसको देखने के लिए भी तैयार नहीं है। तब रावत और होशियार सिंह ने एक प्लान बनाया। जब सिखो यहाँ पर आया तो उससे कहा गया कि ये फोटो जो है ना वो उस लड़की को वापस कर देना, क्योंकि उन लोगों ने ना मना कर दिया है। दरअसल में सिखों को रिजेक्ट कर दिया गया है, ये बात यहाँ सिखों की माँ ने उससे कहा है। लेकिन ये बात सुनकर सिखों को बहुत बुरा लगा कि आखिरकार मेरी अच्छी खासी सैलरी है, एयरफोर्स में हूँ और अच्छा खासा दिखता भी हूँ, तो आखिरकार कौन लड़की उसे मना कर सकती है। तो वो फोटो लेकर उनके घर पहुंच गया। लेकिन जब वहां जाकर उसने लड़की को देखा तो लड़की को देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह चुका था कि इस लड़की की फोटो उसने नहीं देखी जो कि इतनी खूबसूरत है। उन दोनों के बीच में बातें होती है। दरअसल में सिखो तो यहाँ फोटो लौटाने के लिए आया था, लेकिन अब वो पलट गया है और वो उनसे कहता है कि ये फोटो आपने कहाँ से खिंचवाई है, बताइए जरा। और यहीं पर सिखों को ये बात भी मालूम चल जाती है कि दरअसल में घर वालों ने उसका पोपट बनाया है, क्योंकि उन्होंने तो कभी उसे रिजेक्ट किया ही नहीं था। और अब क्योंकि सिखों और वो लड़की मोरनी दोनों ही शादी के लिए रेडी थे, तो दोनों की शादी करा दी जाती है। और शादी के रात को ही हमें मालूम चलता है कि बॉर्डर पर हालात बिगड़ चुके हैं। तब सिखो कहता है कि वही मैं सोचूं कि पंजाबियों की शादी में लड़ाइयाँ ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अब सूचना मिलते ही तीनों जो है वो अपने अपने बेस पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद जब ये सारी तैयारियां कर ही रहे थे कि तभी पाकिस्तानी आर्मी जो है वो एयर जेट से हमला कर देती है और उन्होंने तीनों बेस पर, मतलब कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना पर हमला कर दिया था, जिसमें हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए और बहुत सारे सैनिक घायल भी थे। और इसी हमले में होशियार सिंह, सिखो और रावत भी घायल हो चुके थे, तो हालात तो पूरी तरह से बिगड़ चुके थे। वही यहाँ फतेह सिंह को मालूम चलता है कि एक जगह है जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी ने कब्जा कर लिया है, और वहीं फतेह सिंह ने अटैक करने का पूरा प्लान बना लिया है। पाकिस्तानी आर्मी ने जिस जगह पर कब्जा किया हुआ है वो ब्रिज से उस पार है, और जब ये लोग उन पर अटैक करेंगे तो ये एयर सपोर्ट को बुला लेंगे। इसी वजह से पहले इन्हें एयर सपोर्ट को उड़ाना होगा, या फिर एयर सपोर्ट पर जितने भी लोग होंगे उन्हें मारना होगा। तब ये लोग ऐसा ही करते हैं, एयर सपोर्ट पर जितने भी लोग थे उन्हें खत्म करते हैं और ब्रिज के रास्ते से आगे बढ़ते हैं, जहां फतेह सिंह अकेले ही बहुत सारे सैनिकों को मार गिराते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी इन्हीं में से एक सैनिक जो है वो एयर सपोर्ट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसके पीछे फतेह सिंह जाता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मारता है। अब एयर सपोर्ट पे पहुंचने के बाद फतेह सिंह के पास पाकिस्तानी जनरल का फोन आता है, और यहाँ फतेह सिंह बताता है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, सारे लोग मारे गए हैं।
ये सुनने के बाद जनरल को मालूम चल जाता है कि ये तो दरअसल में फतेह सिंह है। फतेह सिंह उन्हें चेतावनी देता है कि अभी भी मौका है, संभल जाओ, वरना हम तुम्हारे इतने चीथड़े उड़ाएंगे कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। जनरल कहता है कि उसी तरह जैसे हमने तेरे बेटे के उड़ाए थे। यहाँ हमें बताया जाता है कि 1965 में एक लड़ाई के दौरान फतेह सिंह का बेटा अंगद सिंह जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के हाथ लग गया था, जिस वजह से उन्होंने अंगद सिंह को बहुत ही बेरहमी से मारा था। फतेह सिंह कहता है कि मेरे बेटे पर मुझे फक्र है कि वो शहीद हुआ है। जब मौन रखने की बारी आई थी तो मैंने तेरे लिए भी 1 मिनट का मौन ज्यादा रख लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि तू भी एक न एक दिन जरूर मरेगा मेरे हाथ। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां 1965 का सीन दिखाया जाता है, जब अंगद सिंह की चिट्ठी जो है वो फतेह सिंह के घर आई थी। फतेह सिंह उसे पढ़ रहा था और बहुत खुश भी हो रहा था कि तभी दरवाजे पर कुछ सोल्जर आए और उन्होंने ये बुरी खबर फतेह सिंह को सुनाई। ये सुनने के बाद फतेह सिंह को बहुत ज्यादा बुरा लगा। अंगद ने कई बार कॉल भी किया था, लेकिन फतेह सिंह अपनी पत्नी के साथ गुरुद्वारे गया था और फिर 1965 के बाद से फतेह सिंह कभी भी गुरुद्वारे नहीं गया। अब कहानी फिर से 1971 में आ जाती है, जब सारे जवानों की घर से चिट्ठी आती है। सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि जवानों को इस दिन का बहुत ज्यादा इंतजार होता है। यहाँ होशियार सिंह के नाम भी एक चिट्ठी आई थी। वो चिट्ठी दरअसल में धनमंत्री ने ही लिखी थी, जिसमें बहुत सारी गलतियां थी, लेकिन फिर भी उन सारी गलतियों को यहाँ पर होशियार सिंह ने समझ ली थी, जिसमें लिखा था कि 1 हफ्ते के बाद ही वो जल्द बाप बनने वाला है। धनमंत्री और होशियार सिंह के बीच में एक शर्त है कि बेटा होगा या फिर बेटी। होशियार सिंह चाहता है कि बेटी हो, लेकिन धनमंत्री चाहती है कि बेटा हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं नेवी कमांडर MS रावत को, जो कि जहाज पर थे और कुछ दिन पहले ही उनके जहाज पर अटैक हुआ था और इसी में उनके कुछ फंक्शन जो है वो काम करना बंद कर दिए हैं। कि तभी हम देखते हैं कि कुछ और यहाँ पर अटैक होते हैं। इस बार पाकिस्तान की पनडुब्बी के द्वारा इस तरह से अटैक किए गए हैं कि पूरे जहाज में पानी घुस चुका है, जहाज डूबने लगा है और अटैक के कारण बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो जख्मी भी हो चुके हैं। तो यहाँ रावत जो है वो सारे सोल्जर्स को बचाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन यहाँ रावत ने भी उनकी सबमरीन में अटैक कर दिया था, जिस वजह से उनकी सबमरीन भी डैमेज हो चुकी थी। इसी वजह से उन्हें भी ऊपर आना पड़ा और ऊपर आने के बाद यहाँ रावत जो है वो उन पर गोलीबारी की बरसात कर देता है। लेकिन इतना काफी नहीं था, क्योंकि सबमरीन जो है वो नजदीक आ चुकी थी और फिर से जहाज पर कुछ अटैक होते हैं। जो सोल्जर्स बच गए थे उन्हें रेस्क्यू करके दूसरी जगह भेजा जा रहा था, लेकिन सबमरीन में जो पाकिस्तानी आर्मी है वो लोगों के ऊपर हमला कर रही थी। लेकिन MS रावत जो कि पूरी तरह से जख्मी हो चुका है, मरने की हालत में था, इसके बावजूद वो खड़ा होता है और उस सबमरीन में अटैक करता है और उस सबमरीन को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। लेकिन आखिर में यहाँ MS रावत जो है वो शहीद हो जाता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिखों को, जो कि अपने बेस पर मौजूद था। एयरक्राफ्ट के साथ वो यहीं पर मौजूद था और कुछ बच्चे भी यहीं मौजूद थे, जो कि यहाँ सिखों से बात कर रहे थे। कि तभी अचानक से कुछ एयरजेट यहाँ पर आते हैं और वो आते ही यहाँ पर गोलीबारी स्टार्ट कर देते हैं और जो बच्चे मौजूद थे ना वो भी खत्म हो जाते हैं। ये देखकर यहाँ सिखों को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही उन जेट के पीछे पड़ जाता है, जो कि लगभग 4 से 5 थे और सिखों अकेला ही था। वो तो अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन सिखों अकेला ही उनके पीछे पड़ जाता है और उनमें से बहुत सारे जेट को तो वो अकेला ही मार गिराता है। आखिर में सिर्फ 2 जेट बचे थे, जिनमें से एक जेट का सामना
यहाँ सिखों से होता है। सिखों उसे भी मार गिराता है, लेकिन आखिर में सिखों के पास सिर्फ 10 राउंड बचे थे। तब तक सिखों भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, लेकिन सिखों को उस आखिरी एयरजेट को भी खत्म करना था। तब सिखों उस एयरजेट के सामने आ जाता है और जो 10 राउंड बचे थे वो उनके ऊपर चला देता है। इस फाइट में यहाँ सिखों को बहुत सारी गोली लग जाती है, लेकिन आखिर में सिखों ने उस आखिरी एयरजेट को भी मार गिराया था और आखिर में सिखों जो है वो शहीद हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉर्डर पर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे और यहाँ होशियार सिंह को मालूम चलता है MS रावत और सिखों के बारे में कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर यहाँ होशियार सिंह को बहुत बुरा लगता है। मालूम चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत सारे ठिकानों पर कब्जे कर लिए हैं और अब सारा प्लान भी बन चुका है, लेकिन इस प्लान में होशियार सिंह थोड़ी सी तब्दीली कराता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी को एक मौका दिया जाए और चरपाल पर हमला करने का जिम्मेदारी जो है वो उसकी कंपनी को दिया जाए। तो होशियार सिंह को अपनी पूरी कंपनी के साथ ऐसे जगह पर अटैक करना है जहां पर पाकिस्तानी सोल्जर्स पहले से ही हैं और उन्होंने उन ठिकानों पर कब्जे भी कर रखे हैं। ऐसी जगह पर जाना होशियार सिंह की कंपनी के लिए बहुत ज्यादा खतरे से भरा हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फतेह सिंह जो है वो अपने सारे सोल्जर्स को बता